एक ऐसी स्मॉल कैप कंपनी जो ऑटो, ट्रैक्टर और एक्सपोर्ट सारे मार्केट में अपना पकड़ बनाकर रखा है। जी हाँ, नाम है भारत केयर लिमिटेड। एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसके बारे में हम लोग सारी चीज़ें जानेंगे। कंपनी कैसे काम करती है, क्या काम करती है, रेवेन्यू कितना है, कहाँ से कितना रेवेन्यू आता है। इससे आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाए कि कंपनी कैसे अपना परफॉर्म कर रही है, फ्यूचर के लिए अच्छा है नहीं है, सारी चीज़ें आप इसमें समझ पाएंगे। ठीक है, पूरा फंडामेंटल एनालिसिस इसमें हम लोग करने वाले हैं। ओके, तो देखो, सबसे पहले कंपनी बना कब था, स्थापना कब हुआ था। ठीक है, तो 1971 से कंपनी चलती आ रही है। ठीक है, तो कंपनी क्या काम करता है यह भी जानना जरूरी है। तो देखो, कंपनी क्या करता है, ऑटोमोटिव गियर्स बनाता है, क्लच कंपोनेंट बनाता है और हीट ट्रीटमेंट फर्नेस भी बनाता है। ठीक है, अब ये तीन चीज बनाता है, या इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ कहाँ है ये सबसे पहले जानो। तो ये तीन जगह काम करता है, तीन जगह इसके फैक्ट्री हैं, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, थाने में, मुंबई में। ठीक है, देखो कंपनी का टर्नओवर प्रति ईयर मतलब पर साल कितना है, पर ये वर्ष कितना है, तो ये आपको देखने को मिल रहा होगा। लगभग 86 मतलब 87 लाख के अराउंड अराउंड है। और ये यूटिलाइज कितना कर रहा है, लगभग 74। अभी भी कंपनी और अच्छा, ठीक है, अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। तो ऑल ओवर कंपनी अभी 100% पे काम नहीं कर रहा है और इसका इन फ्यूचर ग्रोथ हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ही कंपनी की और कंपनी खोलना पड़ेगा, मतलब और उसका प्लांट्स खोलना पड़ेगा, बट अब तक ठीक है, कंपनी अच्छा कर रहा है और साथ साथ इसका कैपेसिटी भी है, बचा हुआ है। मेन तीन चीज करता है, ऑलरेडी बताया हूँ, गियर, ऑटोमोटिव और फर्नेस। ठीक है, ये तीन काम में, ये तीन बिजनेस करता है, ये तीन चीज वो बनाता है। अब इसके क्लाइंट कौन कौन है और एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ करता है ये सबसे पहले समझो। तो मेन क्लाइंट कौन कौन से हैं, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, स्कॉट, अशोक लेलैंड। ठीक है, ये सारे इसके क्लाइंट है। कहाँ, हमारे इंडिया में अभी टाइम पे। फर्नेस क्लाइंट कौन कौन से, तो अमेरिका एक्सेल, ठीक है, इंडोरेंस, सुंदरम, ये सारे इसके फर्नेस क्लाइंट है। अब एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ करता है, तो यूएसए में, ठीक है, यूरोप में, स्पेन में, मेक्सिको में, ब्राजील में और एशिया में, इतने जगह ये एक्सपोर्ट भी करता है। तो देखो, ऑल ओवर कंपनी बहुत जगह से कर रही है, मतलब वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है। समझ आ रहा है, छोटा कंपनी है बट काम वर्ल्ड वाइड कर रहा है, मतलब बहुत अच्छा पकड़ है इस कंपनी का। रेवेन्यू की बात करोगे, देखो ऑटोमोटिव गियर से ये लगभग 93%, जितना रेवेन्यू आता है उसका 93% ऑटोमोटिव गियर से ही आता है। ऑटोमोटिव कंपोनेंट से देखोगे तो मात्र 3% और अदर से 4% के आसपास आता है। तो सबसे बड़ा बिजनेस क्या है, यही है। मतलब अगर कंपनी अच्छा कर रहा है तो इसी कारण, अगर कंपनी बुरा करता है तो सिर्फ यही एक फैक्टर होने वाला है। रेवेन्यू की बात करें तो जो रेवेन्यू है उसका 62% इंडिया से आता है, मतलब ऑल वर्ल्ड में सेल करता है, ऑलरेडी बताया हूँ। यूएसए से 21%, स्पेन से 7%, मैक्सिको से 5% और वर्ल्ड बाकी जो अदर कंट्रीज है वहां से मात्र 5% आता है। इंडिया ही सबसे बड़ा इसका बिजनेस है, बाकी उसके बाद सेकंड नंबर पे यूएसए। तो कंपनी देखा जाए तो इंडिया में सब ज्यादा अपना प्रोडक्ट सेल करता है, उसके बाद यूएसए में ही सेल करता होगा, तभी उसका रेवेन्यू ज्यादा है। सिंपल सी बात है। अगर रेवेन्यू का इंड यूज देखोगे तो कहाँ कहाँ यूज होता है, तो एग्रीकल्चर मशीनरी, जो एग्रीकल्चर मशीनरी होता है तो वहां इसके प्रोडक्ट यूज होते हैं 63%। ठीक है, कॉमर्शियल व्हीकल पे 15%, मतलब समझ आ रहा है, जो प्रोडक्ट उन लोग बनाते हैं और सेल करते हैं उसका 63% एग्रीकल्चर में होता है। अब इंडिया, यूएसए, स्पेन, मैक्सिको सब के मिला करके 63%, कमर्शियल व्हीकल वर्ल्ड वाइड 15%। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में 10% और अदर में 12%। क्लियर, मतलब रेवेन्यू भी कंपनी कहाँ कहाँ से कर रही है ये आपको समझ आया होगा। अब देखो, फाइनेंशियल की फाइनेंशियल क्या है, मतलब क्या क्या कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है ये समझो। इसका रिजल्ट आया, ये लगभग 180 करोड़ रुपए का बिक्री किया। अगर ईयर ऑन ईयर देखोगे तो लास्ट 2024 से क्या है, अच्छा है। देखो, जून 2024 में 166 करोड़ का सेल किया था, लेकिन जून 2025 में 180 करोड़ के अराउंड सेल किया। क्या रेवेन्यू बढ़ी, हाँ रेवेन्यू बढ़ी, बट नेट प्रॉफिट मात्र 1.65 करोड़ हुआ। कहने का मतलब इसका मार्जिन बहुत खराब है कंपनी का। 4 से 5% मार्जिन, मतलब अगर वो 100 रुपए का सेल करता है ना, तो मात्र 4 रुपए से लेकर के 5 रुपए ही कमाता है, जो कि एक अच्छी कंपनी की पहचान ही। अगर मार्जिन थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो आपको लॉस होते हुए देखने को मिल जाएगा। हमेशा मैं कहता हूं, अगर आपको अच्छी कंपनी पे इन्वेस्ट करना है तो एटलीस्ट मार्जिन 10% से ज्यादा होना ही चाहिए, एटलीस्ट, नहीं तो 20% तो होना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करोगे तो लगभग 9.84 मतलब 10 करोड़ के अराउंड रहा। लेकिन अभी इस बार, अभी जो जून का रिजल्ट है उसमें ओपीएम मतलब जो मार्जिन की बात कर रहा हूँ ना, वो देखो 5.47% पहुंचा है, मतलब बेटर है, पहले से अच्छा होते हुए देखने को मिला। पहले और खराब था, 4% के अराउंड ही था। ओके, और इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन लगभग इक्वल है, मतलब जितना हर हर क्वार्टर और आपका ईयरली जो रिजल्ट आ रहा था, जितना डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट है लगभग सेम आती जा रहा है। बस जो भी हो रहा है यहाँ पे मार्जिन पे अप एंड डाउन यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहा है।
मार्जिन का मेन रीजन क्या है पता है? स्टील का प्राइस का अप एंड डाउन होना। क्लियर? हाईलाइट क्या है इसका बिजनेस का समझो। नया टेक्नोलॉजी की ओर जा रहा है। कौन सी? पावर स्कीविंग, ठीक है, इलेक्ट्रो बीम, ये सारी चीज़ों की तरफ ये नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहा है। अगर बिजनेस अच्छा पकड़ता है फ्यूचर में ये कंपनी अच्छा कर पाएगा। देखो यहाँ पे आप दूसरा देखोगे तो ग्रीन इनिशिएटिव, सोलर सोलर प्रोजेक्ट, ब्लेड कोटिंग, ठीक है, फर्नेस अपग्रेड, ये सारी चीज़ों को ये इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है और इस तरफ भी बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये फ्यूचर प्लान है इनका, समझ रहे हो? ये सारी जो चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ ये सारी इनके फ्यूचर प्लान है। न्यू क्लाइंट कौन कौन है तो देख देख सकते हो यहाँ पे न्यू क्लाइंट के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो पहला कौन सा है हमारा? हाइड्रोलिक, और ये एक मिनट, ओके, न्यू क्लाइंट कौन क्या? हाइड्रोलिक और विंडमिल गियर से, ये दोनों चीज़ों में ये लोग एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये दोनों में एंट्री कर रहे हैं, एंट्री किए हैं, ठीक है, तो ये दोनों तरफ से भी इनको इन फ्यूचर एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये दोनों क्या है? उनके न्यू क्लाइंट है। न्यू क्लाइंट है मतलब ये दोनों भी इनसे फ्यूचर में माल खरीदने स्टार्ट करेंगे, इनका प्रोडक्ट खरीदने स्टार्ट करेंगे, तो ऑल ओवर सेल्स भी इनका और इंक्रीज होते हुए देखने को मिल जाएगा। अब देखो इसकी कमजोरी क्या है या जोखिम क्या है। मैं पहले बताया कि ये हाई क्लाइंट डिपेंडेंसी गुजर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि इसके जो क्लाइंट्स हैं एक ही है लेकिन बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं। कहने का मतलब समझ आ रहा है ना? अगर एक ही क्लाइंट है और बहुत सारे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, वहीं से प्रॉफिट आ रहा है। अगर वो क्लाइंट हट गया या छूट गया, किसी और के पास चला गया, तो आपका सीधा रेवेन्यू डाउन हो जाएगा। तो बिजनेस ऐसा अच्छा है जिसके रेवेन्यू बहुत जगह से आए, ना कि एक जगह से। तो आप इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसके ऊपर रिस्की हो सकता है। रॉ मटेरियल कॉस्ट जैसे कि बताया, अगर स्टील का कीमत बढ़ता है तो मार्जिन कम और ज्यादा होता है। ऑलरेडी बताया था। एक लैंड था इन लोग के थाने में, ठीक है, उसको ना एक्विजिशन कर लिया है, जिसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, मिलेगा। लेकिन देखो ऑल ओवर हुआ क्या है, अगर इस जमीन को कोई ले लिया है तो उनका जो प्रॉपर्टी था कहीं कहीं उनको नुकसान होते हुए देखने मिला, तो फ्यूचर में भी वो प्रॉपर्टी बढ़ता ना। बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, मे बी कंपनी छोटा है तो इसके लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। लो मार्जिन बिजनेस जो पहले ही बताया था, ठीक है, नेट प्रॉफिट कम होता है और जो कॉस्टिंग स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा, मतलब बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो ऐसे कंपनी से मैं हमेशा दूर रहने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। स्मॉल कैप है, सिंपल सी बात है, स्मॉल कैप ऑलरेडी बताया हूँ, तो वो उतार चढ़ाव वोलेटाइल तो स्टॉक रहेगा ही। ऑल ओवर देखोगे, ठीक है, तो देखो एक्सपोर्ट और ईवी सेगमेंट में एंट्री कर रहा है, बढ़िया है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है, निश सेगमेंट है, ठीक है। कहने का मतलब जो क्लाइंट है वो परमानेंट है, जो क्लाइंट है उसके वो परमानेंट है। बट क्या ये अच्छी बात है कि एक ही क्लाइंट है, परमानेंट है, बट अगर किसी कारणवश छूट गया तो इसको आप हमेशा नेगेटिव के तौर पे देखो, ना कि पॉजिटिव तौर पर। ऑटो, एग्री, ठीक है, और आपका कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेक्टर में इनका ग्रोथ का लाभ भी मिल रहा है, जिसका भी आप ध्यान रख सकते हैं। इन फ्यूचर ये अच्छा करने करने वाले हैं या कर रहे हैं। इनका रीजन ये है कि नए नए सेगमेंट में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वैल्यूएशन लो है, सिंपल सी बात है, अभी वैल्यूएशन क्या है इसका? लो है। ऑलरेडी हमने देखा है इसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा नहीं है, ओके। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रख सकते हैं। और कंपनी पे एक चीज़ याद रखना, कभी भी लगातार प्रॉफिट नहीं बना रहा है। और एक चीज़ बताऊंगा तो पागल हो जाओगे, मात्र 146 करोड़ का कंपनी है। क्या ये कंपनी अच्छा है? एकदम स्मॉल कैप है, मतलब ऐसा है कि इतने इतने तो ऑर्डर एक दिन में लग जाते हैं, एक दिन में इतना छोटा छोटा ऑर्डर पड़ जाता है किसी स्टॉक पे। और ये टोटल कंपनी ही मात्र 146 करोड़ का है। क्या अच्छी बात है? नहीं। दूसरी बात, एक चीज और याद रखना, इस कंपनी का लोन 0.71 है। कहने का मतलब अगर कंपनी के ऊपर 100 रुपए का कर्ज है, ठीक है, तो उसका मतलब उसमें से जीरो मतलब 71 रुपए के अराउंड इसका इक्विटी पे लोन पड़ रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखना, लोन बहुत ज्यादा है कंपनी के ऊपर। दूसरी बात, कंपनी डिविडेंड नहीं देता है, ठीक है। कंपनी फेस वैल्यू 10 है, जो कि ठीक है। कंपनी का लोन का जो लोन पटाने का ताकत है वो भी 1 साल के लिए भी नहीं है। कहने का मतलब 0.5 के अराउंड है। मतलब अगर एक बार भी लोन पटाने तो उनके पास पैसा नहीं, अगर लॉस हुआ तो लोन इन लोग डिफॉल्ट कर जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग इस कंपनी पे ध्यान रखना। ऑल ओवर बोलूँ तो ग्रोथ कर रहा है कंपनी, बट अभी कंपनी पास बहुत ज्यादा कैश नहीं पड़ी है हाथ पे, जो अच्छा नहीं है कंपनी के लिए, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बेकार है, ठीक है, और सेल्स ग्रोथ बेकार है, ठीक है। रिटर्न, ठीक है, रिटर्न इक्विटी पे रिटर्न भी बहुत कम है, ओके। और आपका अदर इनकम ज़्यादा आ जाता है जबकि मेन इनकम कम है। ये सारी चीज़ें कंपनी के लिए बहुत दिक्कत देने वाली है। एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, कंपनी का रिजर्व भी ज़्यादा नहीं है, कंपनी का रिजर्व ज़्यादा नहीं है, बट बोरोइंग देखोगे और रिजर्व देखोगे तो लगभग बराबर है। क्या दोनों अच्छी बात है? मैं हमेशा बोलता हूँ जिस कंपनी का रिजर्व ज्यादा है, रिजर्व अगर 100 करोड़ है तो लोन मात्र 1 करोड़ का होना चाहिए तो ज्यादा बेटर होगा। अगर लोन
ज़्यादा है, ठीक है, बोरोइंग ज़्यादा है और उसका रिजर्वेशन कम है, तो ऐसे कंपनी अच्छे नहीं होते, उसका रिस्क बढ़ जाता है। क्लियर? और बाकी प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें, प्रोमोटर मस्त 55% दबा के रखे हैं, 55.32 और अभी तक उसको रखे ही हैं। कहने का मतलब कंपनी को मतलब कंपनी प्रोमोटर को उस पे भरोसा है। एफआई 1% का अराउंड रखा है और अभी तक रखा ही है। डीआई 0.03% रखी हैं और जो हमारे पब्लिक हैं 43 दशमलव मतलब 43.41% रखे हैं। मात्र 25,000 के अराउंड ही 25,000 के अराउंड ही शेयर होल्डर इस कंपनी के हैं। मतलब पब्लिक ज़्यादा नहीं है, जिसके पास है वो कम कैपिटल ही रखा है, ठीक है? तो ऑल ओवर कंपनी तो ओके ओके है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं कर रहा है, बट फ्यूचर में देखते रहना, इसका एनालिसिस करते रहना। अभी के लिए मैं बोलूँगा कि कंपनी को ट्रैक करते रहो, ठीक है? अगर कंपनी इन फ्यूचर अच्छा रिजल्ट लाता है, तब इसके बारे में आप प्लान करना। अभी तो इसको आप सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस करने पे ध्यान दो, ठीक है? और बाकी आपको इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है। बाकी सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ओके, चलो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, किसी स्टॉक की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हो।